आइए आज 2020 का सेट नंबर 6 देखते हैं, जो कि क्वेश्चन आया था ZY है पेपर का। पहला क्वेश्चन इसमें क्या आया था कि इन दिस वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन अफेयर्स, ये आया है होम कमिंग से, जिसके राइटर हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। दूसरा क्वेश्चन जो आया, यू आर लिविंग इन एन एज, वोमेंस एजुकेशन से आया, इसके राइटर हैं यस राधा कृष्णन। तो इसमें दो रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट लिखने के लिए दो पैसेज दिया है, इसमें से एक आपको करना है, जो भी आपको करना है। दूसरा क्वेश्चन जो आएगा, तीन क्वेश्चन जो है आपका प्रोज से आया है। पहला, व्हाट आर द थ्री इंपॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ वैल्यूएबल लाइफ, मूल्यवान जीवन के क्या तीन महत्वपूर्ण गुण हैं। तो दूसरा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल सर्विस एज ए रिलीजियस ड्यूटी, समाज सेवा एक धार्मिक कर्तव्य के रूप में इससे आप क्या समझते हैं। व्हाट इज यूटिलिटी ऑफ फेथ इन लाइफ, ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये इन तीनों में से किसी एक को ही आपको लिखना है। दूसरा क्वेश्चन जो आएगा तीन रहेगा, उसमें शार्ट एक शार्ट आंसर लिखना पड़ेगा। क्लियर। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स आया था। फिल इन द ब्लैंक्स में डबल माइंडेड मैन इज अनस्टेबल वैसे होगा, ये सिलेबस में इस वर्ष नहीं आएगा। आई एम एन एक्सक्यूज दैट आवर ग्रेट क्लास 6 होगा इसमें। हिंदू सिविलाइजेशन विल बिलीव रिटेन होगा इसमें। आई कैन नॉट किल यू, आई कैन रिप्राइव होगा इसमें। उसके बाद चौथा क्वेश्चन जो आया था आपका द मर्चेंट ऑफ वेनिस, वो इस वर्ष नहीं पूछा जाएगा, सिलेबस में नहीं है। पांचवा क्वेश्चन जो आया था, व्हाई डिड एस्ट्रोलॉजर लीव हिज विलेज, ज्योतिषी अपना गांव क्यों छोड़ दिया था। और उसके बाद डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ ज्ञान बाबू, ये सिलेबस में इस वर्ष नहीं है। अगला है डिस्क्राइब द plight ऑफ चाइल्ड आफ्टर ही loses द कंपनी ऑफ हिज पेरेंट्स एज गिवन इन द स्टोरी लॉस्ट चाइल्ड। लॉस्ट चाइल्ड कहानी में जो बच्चा अपने माता पिता के साथ से जब छूट गया था तो उसकी क्या दशा हुई थी, प्लाइट मतलब दशा या दुर्दशा, तो उसका वर्णन करना है। ये सब शॉर्ट स्टोरी के तीन क्वेश्चन में से दो आपको करना होगा। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन जो आपको नहीं बता रहे हैं, ये सब प्ले लिस्ट में मिल जाएगी आपको, चैनल पे हमारे पढ़ सकते हैं जो नहीं पढ़े हैं, बाकी तो क्लास में भी लिखा गया पढ़ा गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो छठवां आया है इसमें, हिज स्टेट इज किंगली, आपको कहाँ से आया है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय जॉन मिल्टन। अगला क्वेश्चन जो आया था इसमें पोट्री का, हु हैथ हिज लाइफ रूमर स्प्रेड, तो ये आपका करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ बाय सर हेनरी वाटन। सेंट्रल आइडिया जो आया था, करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ एलिमेंट माय हेवन, तीनों इंपॉर्टेंट है, किसी एक का लिखना है। उसके बाद तीन अलंकार आए हैं, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, ऑक्सीमोरन, किसी एक की आपको परिभाषा लिखना, दो उदाहरण आपको लिखना है। जिसको नहीं तैयार है, चैनल पे हमारे पूरी परिभाषा है इसकी अपलोड है। अब देखिए सेक्शन बी आपका ग्रामर पोर्शन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए आपका ग्रामर पोर्शन सेक्शन बी में जो पहला इनडायरेक्ट है, तो इसमें द ट्रेवलर सेड, तो सेड की जगह आपको कर देना है आस्क्ड, क्योंकि अगला वाक्य इंट्रोगेटिव, आस्क्ड कर देना है। उसके बाद द पीजेंट, जो सुनने वाले क्या हो ना, पीजेंट है, किसान है, क्योंकि ट्रेवलर कह रहा है किसान से कह रहा है, पीजेंट में किसान होता है। क्या तुम मुझे, कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट इन, क्या तुम मुझे नज़दीकी धर्मशाला का मार्ग बता सकते हो। यस रिप्लाइड द पीजेंट, हाँ किसान ने उत्तर दिया, हाँ बता सकता हूँ। तो इसलिए आपको यहाँ मान लेना है द ट्रेवलर आस्क्ड द पीजेंट, आज द पीजेंट कर दो, यात्री ने किसान से कहा। उसके बाद आप कर दो इफ, फिर यू का जो है ही, पीजेंट के अनुसार ही, कैन का कुड। उसके बाद आपको कर दो टेल, ठीक है, मी का हिम कर दो, टेल हिम द वे टू द नियरेस्ट इन, ठीक, इफ ही कुड टेल हिम द वे टू द नियरेस्ट इन। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ फुल स्टॉप कर दो, यहाँ प्रश्नवाचक है। उसके बाद यस रिप्लाइड द पीजेंट को पहले सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, द पीजेंट, नया सेंटेंस बनाओगे द पीजेंट रिप्लाइड, क्योंकि देखिए इनडायरेक्ट में सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब को नहीं लिखते, पहले सब्जेक्ट ही लिखेंगे, उसमें भले डायरेक्ट में बाद में लिखे। द पीजेंट रिप्लाइड कर दो, रिप्लाइड के बाद कर दो द, रिप्लाइड के बाद यस है तो रिप्लाई के साथ इन द अफर्मेटिव कह दिया जाता है, नो है तो निगेटिव। यद्यपि आप चाहे तो सब्जेक्ट और वर्ब भी लिख सकते हो, दैट ही कुड टेल भी लिख सकते हो, लेकिन कोई जरूरी नहीं। तो आप कर दो द पीजेंट रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, इन द अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक उत्तर दिया, यानी कि हाँ कह दिया। उसके बाद आपको अगला वाक्य जो होता है उसको तीन शब्दों से जोड़ना पड़ता है। पहला शब्द होता है एंड, क्या होता है एंड। दूसरा शब्द जो होता है रिपोर्टिंग वर्ब होता है, लेकिन अगले वाक्य के अनुसार। अगला वाक्य इसमें है आपका इंट्रोगेटिव, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड हो जाएगा। क्लियर। अगर अफर्मेटिव होता तो सेड होता, अगर सलाह वाला होता तो एडवाइज्ड होता, इस तरह चाहे जो भी रहेगा उसी के अनुसार लगेंगे, क्योंकि हम कहेंगे अगले आगे प्रश्न पूछ रहा है क्या तुम चाहते हो, यानी कि एंड आस्क्ड इफ, क्या कि अंग्रेजी आस्क्ड बाद इफ लगेगा, एंड आस्क्ड इफ, इन तीन शब्दों से आपको जोड़ देना है, एंड आस्क्ड इफ। उसके बाद यू को जो है ट्रेवलर के अनुसार ही हो जाएगा, क्योंकि किसान ट्रेवलर से पूछ रहा है। एंड आस्क्ड इफ ही, अब वांट का क्या हो जाएगा, वांटेड।
उसके बाद वन से लिखते चले जाओ, वन इन विच, फिर यू का फिर ही हो जाएगा, काइंड का क्या हो जाएगा, कुड, ठीक है। एंड आस्क्ड इफ ही वांटेड वन इन विच ही कुड स्पेंड द नाइट, स्पेंड द नाइट, नाइट के बाद फिर फुल स्टॉप आपको लगा देना। और पूछा कि क्या वह उसमें से एक चाहता था जिसमें वो रात बिताया था। नो रिप्लाइड द ट्रेवलर, तो फिर नया सेंटेंस बनाओगे, द ट्रेवलर रिप्लाइड इन द निगेटिव का दो, ठीक है। रिप्लाइड नो का इन द निगेटिव बदल दिया था, या नहीं तो आप कह सकते हो रिप्लाइड दैट ही कुड नॉट, क्लियर, कुडेंट या कुड नॉट भी कह सकते हो, कुड नॉट, ठीक है, कुड नॉट नहीं करना पड़ेगा। हाँ, अगर कुड दैट से लगाओगे, रिप्लाइड इन द निगेटिव का दो, या तो छुट्टी, या तो रिप्लाइड दैट ही डिडेंट, क्योंकि डू यू वांट का पास्ट इंडेफिनिट बदलोगे डिड नॉट हो जाएगा, क्लियर, डिड नॉट या डिडेंट, क्लियर, शॉर्ट में वांट लिखो चाहे ना लिखो। तो सिंपली आप ऐसे कर दो कि द ट्रेवलर रिप्लाइड इन द निगेटिव, नकारात्मक उत्तर दिया। अब देखिए अगला वाक्य जो है, आई वांट ओनली ए मील, ये आपका 3 शब्द फिर जोड़ना पड़ेगा, तो पहला शब्द एंड ही रहेगा, और ये वाक्य अगला अफर्मेटिव है इसलिए सेड होगा, क्लियर, और दैट होगा। एंड सेड दैट का दो, या फिर एंड टोल्ड हिम दैट भी कर सकते हो, दोनों कर सकते हो, टोल्ड लिखोगे तो हिम भी लिखना पड़ेगा, क्लियर, एंड सेड दैट या एंड टोल्ड हिम दैट दोनों कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब टोल्ड हिम दैट के बाद आई का ही कर दो, आई का ही, वांट का वांटेड, ओनली ए मील, ठीक है, वह केवल एक मील मतलब भोजन, एक टाइम भोजन चाहता था, क्लियर। मतलब उसमें रुकेगा जहाँ धर्मशाला में, सराय में, जिससे होता है क्या है वहाँ पर ठहरने की, भोजन वोजन की व्यवस्था रहती है, तो इसलिए कहा कि क्या नज़दीकी है जहाँ मैं रात को जाके भोजन ले सकूँ, क्लियर, बात समझ में आ गया। चलिए एक बार स्पीडली हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, अगर ठीक है, एक ही मेथड से, अगर नहीं कर पाए तो। द ट्रेवलर आस्क्ड द पीजेंट इफ ही कुड टेल हिम द वे टू द नियरेस्ट इन, ठीक है। उसके बाद द पीजेंट रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, या रिप्लाइड दैट ही कुड, क्लियर। उसके बाद एंड सेड दैट नहीं होगा, सॉरी, एंड आस्क्ड इफ होगा, क्योंकि अगला वाक्य इंटरोगेटिव है। एंड आस्क्ड इफ ही वांटेड, ठीक है, इन विच ही वांटेड वन इन विच, ही वांटेड वन इन विच ही, क्लियर, इन विच ही कुड स्पेंड द नाइट। उसके बाद द ट्रेवलर रिप्लाइड इन द निगेटिव का दो, या रिप्लाइड दैट ही डिडेंट का दो। उसके बाद जो है एंड टोल्ड हिम, क्लियर, टोल्ड हिम दैट का दो, या एंड सेड दैट भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। ही वांटेड ओनली ए मील, क्लियर हो गया। थोड़ा सा बड़ा था इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी ऐसे डायलॉग है, ठीक है, तो आपको छोटा नीचे वाला है, 2 में से एक ऑप्शन रहेगा परीक्षा में, आप नीचे वाला कर लेना, क्लियर, चाहे जो भी कर सकते हो, अगर कर पाओ तो कोई भी कर लो। देखिए नीचे वाला इनडायरेक्ट जो आया है, द बॉय सेड टू द प्रिंसिपल, बॉय ने यानी लड़के ने प्रिंसिपल से कहा थैंक यू सर, श्रीमान जी धन्यवाद। तो इसमें देखिए क्या है, जब थैंक यू आता है ना इनडायरेक्ट में, तो उसको रिसेट टू को हम थैंक्ड में बदल देते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा द बॉय थैंक्ड, THANK, थैंक्ड द प्रिंसिपल, थैंक द प्रिंसिपल। हम यही कहेंगे क्योंकि लड़का कहा प्रिंसिपल से थैंक यू सर, हम दूसरे से यही बताएंगे लड़के ने प्रिंसिपल को धन्यवाद दिया, क्लियर, द बॉय थैंक द प्रिंसिपल। अब यहाँ सर के आने पर रेस्पेक्टफुल्ली का हम प्रयोग करते हैं, क्लियर, इसलिए थैंक द प्रिंसिपल रेस्पेक्टफुल्ली। लेकिन यहाँ रेस्पेक्टफुल्ली नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि धन्यवाद देगा तो सम्मानपूर्वक देगा धन्यवाद, क्लियर, तो इसलिए आप लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो। द बॉय थैंक द प्रिंसिपल रेस्पेक्टफुल्ली, सर के लिए रेस्पेक्टफुल सर या मैडम के लिए लगा देते हैं, क्लियर। उसके बाद यहाँ देखिए क्या है, योर एडवाइस आगे है, तो ये थैंक यू सर को थैंक द प्रिंसिपल रेस्पेक्टफुली में बदल दो, सेट की जगह थैंक हो जाएगा, प्रिंसिपल के बाद रेस्पेक्टफुली। अब उसके बाद दैट लगाना है आपको। उसके बाद योर का जो है प्रिंसिपल के अनुसार हिज हो जाएगा, एडवाइस हो जाएगा। अब बिल का क्या हो जाएगा, वुड, हिज एडवाइस बिल का वुड हो जाएगा। सर्टेनली गाइड, और मी का क्या हो जाएगा, बॉय के अनुसार हिम हो जाएगा, क्लियर। फिर से सुन लीजिए, द बॉय थैंक्ड द प्रिंसिपल रेस्पेक्टफुल्ली दैट हिज एडवाइस वुड सर्टेनली गाइड हिम। लड़के ने प्रिंसिपल को सम्मानपूर्वक धन्यवाद दिया, क्लियर, कि उसका
उनकी सलाह जो है उसे क्या करेंगे, निश्चित रूप से मार्गदर्शन करेंगे। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। सी हर्ड द न्यूज सी फेंटेड। क्लियर, वह समाचार सुनी वह क्या हो गई, मूर्छित हो गई। तो इसमें आप आज दो तरीके से बना सकते हो। सिंपल बनाना है, ऑन हियरिंग द न्यूज कामा सी फेंटेड, समाचार सुनने पर वह क्या हो गई, मूर्छित हो गई। या ऐसे भी कह सकते हो, आफ्टर हियरिंग द न्यूज कामा सी फेंटेड, समाचार सुनने के बाद वह मूर्छित हो गई या सुनने पर, बातें की हुई। क्लियर, यूज ऑफ प्रीपोजिशन बिफोर जीरेंड वाले नियम से बनेगा। क्लियर। ऑन हियरिंग, सी हर्ड के ऑन हियरिंग कर दो द न्यूज कामा, अगला वाक्य सेम टू सेम रहेगा। अगला है ही इज वेरी पुअर ही कैन नॉट बाई ए स्कूटर। तो इसमें कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए करना क्या है, बेरी हटा के हम सो कर देते हैं, ही इज सो पुअर हो जाएगा। उसके बाद अगला वाक्य दैट से हम जोड़ देते हैं। क्लियर, क्योंकि भाई कैन नॉट आता है, सो और दैट आता तभी कैन नॉट आता है। ही इज सो पुअर, वह इतना गरीब है कि वह स्कूटर नहीं खरीद सकता। क्लियर, पहले क्लास में सो लगता है, एडजेक्टिव लगता है, उसके बाद दैट करके अगला क्लास जोड़ देते हैं। अगर बेरी आता है, नियम सुन लो, बेरी आएगा अगर दो वाक्य रहेगा, एक में बेरी रहेगा एक में कैन नॉट रहेगा, तो कॉम्प्लेक्स बनाना होगा तो बेरी हटा के टू कर देंगे, टी डबल ओ, उसके बाद अगले वाक्य को दैट लगा के जोड़ देना, कुछ नहीं करना है, कैन नॉट हो या कुड नॉट हो। और ये भी जान लो, अगर यही वाक्य सिंपल कह देगा तब तो बेरी हटा के सो नहीं, तब टी डबल ओ कर दिया जाएगा, और अगले वाक्य को टी ओ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जोड़ा जाएगा। ठीक ना, फालतू सबको हटा देते हैं। अगर यही होता सिंपल तो ही इज टू पुअर टू बाई ए स्कूटर, ऐसे हो जाता। बात समझ में आया ना, ऐसे वाक्य अक्सर आते हैं। अगर टी डबल ओ ही टू पुअर टू बाई स्कूटर अगर आ जाएगा तो इसमें क्या करना है, सो से जैसे बनाया दैट इसी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन भी कर दिया जाता है, रिमूव टू वाला भी काम कर दिया जाता है। क्लियर, तो इस तरह से ये कई तरीके से आ सकता है, इंपॉर्टेंट। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन में क्या आया उसको देख लेते हैं। द चिल्ड्रन सैंग द नेशनल एंथम वेरी चेयरफुली। तो ये फालसूबाज बनाने के लिए आया है कि मतलब बच्चे राष्ट्रगान को बहुत प्रसन्नतापूर्वक सैंग मीन्स गाए थे। तो इसमें आपको करना क्या, ऑब्जेक्ट क्या आपका, द नेशनल एंथम, उसके बाद वाज संग बाय द चिल्ड्रन वेरी केयरफुल्ली, ऐसे बन जाएगा। क्लियर, नेशनल एंथम आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना लो, उसके बाद सैंग पास्ट इंडेफिनिट तो वाज संग हो जाएगा, वाज यस यू एन जी संग, उसके बाद बाय द चिल्ड्रन कर दो, बाय द चिल्ड्रन, उसके बाद अदर वर्ड जो बचा है वेरी केयरफुली उसको आप लास्ट में कर दो। बात समझ में आया, फिर से देख लो। कम पहले आप सब्जेक्ट और वर्ब देखो, सब्जेक्ट क्या है, द चिल्ड्रन है, वर्ब क्या है, सैंग है, ऑब्जेक्ट क्या है, द नेशनल एंथम है। तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है, इसलिए पहले आप द नेशनल एंथम लिख दो। उसके बाद जो है अब वर्ब लिखा जाता है, तो वर्ब पास्ट इंडेफिनिट में सैंग है ना, तो पास्ट इंडेफिनिट का जब पैसिव वॉइस बनाओगे तो वाज के साथ थर्ड फॉर्म लगेगा, वाज संग हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि नेशनल एंथम में एक बच्चन है। उसके बाद बाई कर किया जाता है तब ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। ऑब्जेक्ट क्या है, जो सब्जेक्ट द चिल्ड्रन है उसी को ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो नेशनल एंथम वाज संग बाय द चिल्ड्रन। अब जो शब्द बचा है वेरी चेयरफुल्ली उसको आप लिख दो अदर वर्ड में। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी लिख लेते हैं, द नेशनल एंथम वाज संग वेरी चेयरफुल्ली बाय द चिल्ड्रन, वो भी सही है, लेकिन कोई इस तरह से लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, टेंस का अनुसार साइकिल इतना ही मेन है, बाकी जो जहाँ है वहीं रह सकते हैं। क्लियर, स्ट्रक्चर और टेंस कभी नहीं बदलता पैसिव वॉइस में, केवल वर्ब बदलता है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, वर्ब, बाई, यही नियम मेन है। क्लियर, कंपटीशनल एग्जाम का पेपर देखोगे तो उसमें अदर वर्ड को अदर वर्ड की जगह ही रहेगा। ठीक, कुछ किताबों में पहले दे देता है, फिलहाल गलत नहीं होता है, कोई भी सेंस के अनुसार कैम ले सकते हो। अगला है हिज यंगर ब्रदर इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज सी इज। इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाना है, तो कंपैरेटिव डिग्री में सबसे पहले एज के बाद वाला सब्जेक्ट हम लिख लेते हैं सी हो जाएगा यहाँ, उसके बाद वर्ब लिख देते हैं सी इज, उसके बाद यहाँ सो इंटेलिजेंट, सो और एज को हम हटा ही देते पैसिव वॉइस में, तो इंटेलिजेंट का कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो मोर इंटेलिजेंट हो जाएगा, तो सी इज मोर इंटेलिजेंट हो जाएगा। क्लियर, उसके बाद अब यहाँ क्या है कि दैन ही लगता है कंपैरेटिव डिग्री में, सो ऐसा लगता नहीं है, दैन, उसके बाद शुरुआत वाला सब्जेक्ट क्या होगा, हर यंगर ब्रदर। ठीक है, दैन हर यंगर ब्रदर, तो इसका कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा सी इज मोर इंटेलिजेंट दैन हर यंगर ब्रदर। क्लियर, अर्थ वही रहना चाहिए। देखिए अर्थ क्या है, हर यंगर ब्रदर माने उसका छोटा भाई इज नॉट सो इंटेलिजेंट, उतना बुद्धिमान नहीं ऐसी जितना कि वह है, कहने मतलब वो अपने छोटे भाई से अधिक बुद्धिमान है, तो सी इज मोर इंटेलिजेंट दैन हर यंगर ब्रदर। बात समझ में आ गया, क्लियर। चलिए आगे हम सिंटैक्स देख लेते हैं, तो सिंटैक्स दिया है, इसमें कुछ थोड़ी थोड़ी गलती रहती है, उसको सुधारने के लिए परीक्षा में आएगा आपको। अब देखिए यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन में से दो में से एक ही आपको करना है, एनीवन
क्लियर। लेकिन इसमें से आपको 4 दिया, 4 में से 2 करना पड़ेगा सिंटैक्स। पहला देख लेते हैं, द जेंट्री ऑफ दिस टाउन, तो गलती क्या है, इज नहीं रहेगा, यहाँ आर रहेगा, क्योंकि जेंट्री माने होता है सब भी लोग, ये बहुवचन शब्द है। जेंट्री, पीपुल, पब्लिक, मिलिट्री, ये नाउन वाले चैप्टर मिलेगा, इनको बहुवचन नाउन माना जाता है, इसलिए इनके साथ वर्ब भी क्या रहेगी, बहुवचन की लगेगी। तो इसका आर कर दोगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका परीक्षा में। माई सिंपैथीज आर, दूसरा वाक्य है आर ऑलवेज विद द पुअर, इसमें क्या गलती है, सिंपैथी का बहुवचन आई ई एस जोड़ के नहीं बनता है, क्लियर। वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वैसे ही रहता है, सिंपैथी का सिंपैथी रहेगा, इसलिए आई ई एस हटा के आप वाई कर दो, क्लियर, ये गलती है। अब जब इसका बहुवचन नहीं बनता है तो वर्ब भी बहुवचन की नहीं लगेगी, इज लगेगी, तो सिंपैथीज हो जाएगा, क्लियर। सिंपैथी इज सहानुभूति है, क्लियर। गिना नहीं जाता सहानुभूति को, जिसको हम गिन सकते हैं उसी का तो बहुवचन बनाएंगे, तो जब नहीं गिनेंगे तो बहुवचन नहीं बनेगा। अब जब बहुवचन नहीं बनेगा तो इसके साथ आर नहीं लग सकता, इज हो जाएगा। बात समझ में आ गया। इस तरह से जबरदस्ती बहुवचन बनाया गया तो उसको आप एक वचन बना दीजिए, आई ई एस हटा के वाई कर दीजिए, क्लियर, तभी हो जाएगा। तीसरा वाक्य जो है, मोहन सेज दैट ही इज सुपीरियर देन मी, तो आपको पता है सुपीरियर इन्फीरियर जिसमें आई ओ आर रहा था उसके साथ देन नहीं लगता, क्या लगता है, टू लगता है। नियम सुन लो, जिस किसी के शब्द के साथ आई ओ आर रहेगा उसके साथ देन नहीं लगेगा, क्या लगे, टू। जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, कौन भी शब्द हो, देन उसके साथ नहीं लगेगा, टू लगेगा, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, नाइदर ऑफ दो चिल्ड्रन हैव टेकन योर पेन, तो इसमें गलती क्या है, उन बच्चों में से कोई नहीं तुम्हारी कलम लिया है। तो इसमें जैसे नियम क्या है कि नाइदर का प्रयोग हमेशा 2 बच्चे रहेंगे तब लगेगा, क्लियर। अब यहाँ तो 2 चिल्ड्रन, उन बच्चों में से कोई नहीं, मतलब पता ही नहीं 2 ही हैं, तो इसका मतलब ज़्यादा नहीं होंगे। जब पता ना रहे संख्या की 2 ही है तो इसका मतलब 2 से ज़्यादा ही रहते हैं, इसलिए आप नाइदर हटा के क्या करोगे, नन। 2 से ज़्यादा के लिए नन लगता है, नन माने कोई नहीं, नन ऑफ दो चिल्ड्रन हैव टेकन योर पेन, समझ गए ना। अगर मान लीजिए क्लियर हो आप 2 ही हैं तो नाइदर भी सही है, लेकिन तब हैव का क्या करना पड़ेगा, हैज करना पड़ेगा, क्लियर। इसलिए यहाँ नन का प्रयोग बेटर होगा। अब देखिए कुछ मुहावरे आए हैं, तो इसमें देखिए इस तरह से सिंटैक्स में 4 में 2 ही करना है, तो आपको इस तरह से जो भी समझ में आ जाए 2 आपको परीक्षा में कर देना है। देखिए 10वां देखते हैं, 10वां में मुहावरे हैं, देखिए यूज एनी 3 मुहावरे का इडियम सेंटेंस इन योर ओन सेंस, अपने वाक्य में प्रयोग करना है। तो 5 दिया है क्या, हाँ 5 में से 3 ही करना है, लेकिन 5 हम बता दे रहे हैं जानकारी के लिए। पहला है ऑल एंड सन्ड्री, ऑल एंड सन्ड्री माने होता है, एक्सीलेंट में देखोगे सबका मीनिंग मिल जाएगा आपको, क्लियर, या विद्या क्वेश्चन वगैरह में। तो ऑल एंड सन्ड्री माने होता है प्रत्येक बिना किसी भेदभाव के, क्लियर। तो कोई ऐसा वाक्य बनाओ जिसमें प्रत्येक बिना किसी भेदभाव के आ जाए। तो मतलब कि बता दो कि आई इन्वाइटेड ऑल, ठीक है, आई इन्वाइटेड ऑल द सन्ड्री, क्लियर, इन माई बर्थडे पार्टी, मैं अपने बर्थडे पार्टी में प्रत्येक को बिना किसी भेदभाव के क्या किया, इनवाइट कर दिया। इस तरह सेंटेंस कोई भी बना सकते हो, क्लियर। इन द बर्थडे पार्टी, इन द मैरिज पार्टी, माई फादर इन्वाइटेड ऑल एंड सन्ड्री, ठीक है, ऑफ द विलेज इन द मैरिज पार्टी, कुछ भी कर सकते हो, क्लियर। अब देखिए इसमें याद करने की ट्रिक क्या होती है, ऑल माने सभी होता है, सन्ड्री माने होता है विविध या अनेक, मतलब विविध या अनेक, मतलब अनेक प्रकार के लोगों में सभी को हम इनवाइट कर रहे हैं, यानी कि प्रत्येक बिना किसी भेदभाव के। दूसरा देखिए ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट माने होता है लिखित रूप में, ये भी मुहावरा है, आपको एक्सीलेंट में मिलेगा। ब्लैक एंड व्हाइट माने लिखित रूप में, तो इसके ऊपर भी मतलब कि आपको वाक्य बनाना है, क्लियर। ही गेव द आंसर इन ब्लैक एंड व्हाइट, वह लिखित रूप में उत्तर दे दिया, ही गेव द आंसर ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब लिखित रूप में उत्तर दे दिया। इस तरह सेंटेंस कुछ भी बना सकते हो आप, क्लियर, किताब में आपको मिल जाएगा। देखिए अब यहाँ आपको जो है याद करने की हम ट्रिक भी बता दे रहे हैं। ब्लैक एंड व्हाइट मुहावरा याद कैसे होता है, क्योंकि भूलता जाता है। तो ब्लैक माने काला होता है, व्हाइट माने सफ़ेद। अब आपकी किताब का पन्ना क्या है, सफ़ेद है, अगर उसमें इंक लिख दिया गया तो काले से ही लिखा गया है, तो लिखित रूप में हो गया कि नहीं हो गया, बस हो गया ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। इस तरह से आप ट्रिक बना के याद कर सकते हो, अपनी भी ट्रिक बना सकते हो, ये तो मेरी ट्रिक है, मुझे इस तरह से सारे मुहावरे लर्न हैं। टू गेट रीड ऑफ माने क्या होता है, माने छुटकारा पाना। गेट रीड ऑफ माने क्या होता है, छुटकारा पाना। इसको याद करने की क्या ट्रिक है, इसमें कोई ट्रिक नहीं अपनाना है, इसमें केवल मीनिंग जान लो बस। गेट माने पाना होता है, रीड माने छुटकारा होता है, ऑफ माने से के दोनों होता है, से या का, तो किसी चीज़ से छुटकारा पाना, बस बात खत्म। गेट माने पाना, रीड माने क्या होता है, छुटकारा, आराम से याद हो गया। तो गेट रीड ऑफ माने छुटकारा पाना। टू लगा दिए तो टू से नहीं मतलब, टू हट जाएगा, क्योंकि वो फर्स्ट फॉर्म में ना शब्द लाने के लिए आ गया है टू, इन्फिनिटिव। तो मतलब कि आप दूसरा सेंटेंस बताइए, सम पीपल गॉट रीड ऑफ कोरोना वायरस, कुछ लोग कोरोना वायरस से छुटकारा पा गए, मतलब ठीक हो गए तो पा गए, क्लियर।
ठीक। अब देखिए निप इन द बड माने क्या होता है। निप इन द बड माने होता है बीच में रोकना, आरंभ में रोकना, आरंभ में ही रोक देना। एक्सीलेंट में सबको आपको मीनिंग मिल जाएगा, इसका वाक्य भी प्रयोग भी मिल जाएगा। नहीं तो हम वीडियो भी बनाए हैं इडियम्स एंड फ्रेज के ऊपर 10 वीडियो बनाए हैं जिसमें टॉप 100 जो है मुहावरे हैं उसका वाक्य सहित प्रयोग भी बताए हैं, याद करने की ट्रिक भी बताए हैं, आप उसको देख सकते हो। क्लियर। और आपके परीक्षा में जितना आपको लिखना है सब मिल जाएगा उसमें से, पूरी गारंटी। तो निप इन द बड माने क्या होता है, आरंभ में ही रोकना। तो इसमें कोई सेंटेंस बना दो जिसमें आरंभ में ही रोकने की अंग्रेजी हो जाए। पहले तो हम इसकी ट्रिक बता दें कैसे आपको याद होगा। निप माने क्या होता है, निप माने कुतर देना होता है, जैसे बड माने क्या होता है, कली, गुलाब की कली या किसी चीज फूल की कली। तो अगर कली खिल रही है उसको क्या करोगे, तोड़ दोगे तो जान लीजिए उसको आरंभ में ही क्या करोगे, नष्ट कर दोगे कि नहीं, क्योंकि खिल नहीं पाया बेचारा फूल और उसको आरंभ में ही नष्ट कर दिए। कली है तभी नष्ट कर दिए, तो आरंभ में इसको नष्ट कर दिए ना। इस तरह से इसको कनेक्शन करके याद किया जाता है। ठीक। तो इसको मतलब इस सेंटेंस, इसके ऊपर कोई भी सेंटेंस बना सकते हो आप। कह दो एविल्स शुड बी निप्ड इन द बड, बुराई पर जो बुराई को आरंभ में ही नष्ट कर देना चाहिए। क्लियर। जैसे कोई लड़का है बदमाशी कर रहा है, गलती कर रहा है, तो दांतें काटना सीख रहा है, तो उसको शुरुआत में उसको 2 थप्पड़ लगा के उसकी गलती को क्या करो, रोक दो, नहीं तो बढ़ जाएगा। क्लियर। इस तरह से जो भी बुरी आदतें कोई सीखना शुरू किया है, शराब पीना शुरू किया है, सिगरेट पीना कोई लड़का, तो उसको शुरुआत में ही उस पर रोक लगा दो। चलिए आगे। ह्यू एंड क्राई माने क्या होता है, शोरगुल होता है। ह्यू एंड क्राई माने क्या होता है, शोरगुल। तो इसमें याद कैसे होगा, ह्यू माने वैसे तो रंग होता है, क्राई माने चिल्लाना। जैसे मतलब कोई भी ज़्यादा मतलब कहीं से रंगों से सजावट की है तो लोग चिल्लाते वाह क्या बात है। शादी विवाह के अवसरों में कोई भी मतलब मीटिंग होती है, रंगोली वगैरह बनती है, तो उसमें कई रंग होते हैं ना, तो उस रंग को देखकर लोग क्या करते हैं, मतलब कि खुश होते हैं। क्लियर। और यहाँ तक कि भाई लोग तालियां भी बजाते हैं, कोई विवाह है मतलब कि या कोई प्रोग्राम है, तो मतलब ह्यू एंड क्राई मतलब एक हिसाब से शोरगुल होता है वहाँ पर। शोरगुल तो होगा ना, क्योंकि कोई उत्सव है, 10 लोग जुटे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो कुछ ना कुछ शोरगुल रहेगा ही। इसलिए ह्यू एंड क्राई, रंग और चिल्लाना, मतलब रंग को देखकर सब लोग चिल्लाते हैं। इस तरह से इसके ऊपर सेंटेंस बनाओ, शोरगुल। फिलहाल शोरगुल, क्राई माने वैसे भी चिल्लाना, तो शोरगुल से रिलेटेड है। इसके ऊपर आपको सेंटेंस बना दिए कि मीटिंग इंडेड इन ह्यू एंड क्राई, मीटिंग शोरगुल में समाप्त हुई। या ऐसे कह दो कि सीइंग द स्नेक इन द रूम द बॉयज बिगेन टू ह्यू एंड क्राई, लड़के जो है कमरे में सांप को देखकर क्या करने लगे, शोरगुल करने लगे। इस तरह से भी कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हो, यू आर फ्री। क्लियर। तो इसमें 3 ही बनाना है, इस तरह से आपको याद किया करना है। बाकी जो आगे मुहावरे नहीं याद है तो वीडियो आप देख लीजिए, प्ले लिस्ट में जाइए। ठीक है। 1 वर्ड्स सॉरी इडियम्स एंड फ्रेजेस के सारे मुहावरे, 100 मुहावरे मैं बहुत छांट के बनाया हूँ, जिसमें से इस वर्ष की बोर्ड परीक्षा में सभी फंस जाएंगे। नहीं तो 5 में एटलीस्ट 3 तो कोई काट नहीं पाएगा, जिसकी जितना आपको जरूरत है। क्लियर। चलिए देखते हैं आगे। एंटोनिम्स, एंटोनिम्स देख लेते हैं अगला। एंटोनिम्स, एम्पल माने क्या होता है, पर्याप्त होता है। क्लियर। तो इसका विलोम आपको बताना है जिसमें यानी पर्याप्त ना हो। यस कर दो, SCANT। स्कैंट माने होता है कमी, स्कैंट माने कम, जैसे पर्याप्त मात्रा में है कोई चीज़, स्कैंट माने कम मात्रा में। या फिर आप कह सकते हो मीएगर, MEAGRE, मीएगर माने भी होता है कम। क्लियर। फिलहाल एक ही लिखना है आपको, परीक्षा में नंबर मिलता है मिलेगा। अब देखते हैं दूसरा, चीयरफुल माने उदास, सॉरी प्रसन्न होता है, इसका अपोजिट क्या होगा, सैड। क्लियर। वाइल्ड माने क्या होता है, जंगली होता है या असभ्य भी होता है। तो जंगली के हिसाब से डोमेस्टिक हो जाएगा, डोमेस्टिक माने घरेलू होता है या पेट हो जाएगा। और असभ्य के हिसाब से इसका हो जाएगा सिविलाइज्ड, CIVILIZED, चाहे जो भी लिख दो, सिविलाइज्ड भी सही है, डोमेस्टिक भी सही है। क्लियर। चलिए आगे सिनोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स में क्या है, ब्रेव माने बहादुर, तो कितना माने और बहादुर होता है। तो बोल्ड कह दो, बोल्ड माने साहसी या बहादुर, बोल्ड करेजियस कुछ भी कह दो। क्लियर। करप्ट माने क्या होता है, भ्रष्ट होता है, तो स्पॉइल कह दो, SPOIL, स्पॉइल माने भ्रष्ट। ठीक है। द पासिंग ऑफ ऑथर में आया है, इलस्ट वन गुड कस्टम, करप्ट द वर्ड, करप्ट मतलब स्पॉइल दिया है मीनिंग। क्लियर। भ्रष्ट होता है, खराब या भ्रष्ट। अच्छा, फाइटल माने क्या होता है, घातक, तो इसका अपोजिट सॉरी सिनोनिम्स लिखना है ना, तो डेडली कह दो। डेडली माने घातक होता है, जैसे फाइटल माने घातक, घातक का मतलब जैसे जो जान ही ले ले, जैसे कैंसर एक घातक बीमारी है, तो डेडली माने घातक होता है, DEADLY। इस तरह से आपको सिनोनिम्स से। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला जो है आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आया है, ए सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ। एक स्वार्थी व्यक्ति, सेल्फिश माने स्वार्थी व्यक्ति, जो हमेशा स्वयं के बारे में सोचता है, उसको क्या कहते हैं,
इसका आंसर हो जाएगा इगोइस्ट। आपको एक्सीलेंट में मिल जाएगा EGOIST। इगोइस्ट माने होता है अहंगवादी, जो अपने बारे में सोचे, बहुत जिसको अहंग हो गया हो। वन हु स्पीक्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, जो दूसरों की ओर से बोलता है उसको हम क्या कहते हैं, बताओ। इसका आंसर आपको हो जाएगा स्पोक्समैन। ठीक है, जो हमेशा दूसरों की ओर बोलते स्पोक्समैन कहते हैं। स्पोक्समैन मतलब दूसरे की ओर से बोलने वाला या प्रवक्ता। क्लियर। अगला है द चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, जो बच्चा अपने पिता की मौत के बाद जन्म लेता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको भी मिल जाएगा आपको एक्सीलेंट में, पास्थुमस कहते हैं। पी से POSTHUMOUS। पास्थुमस माने होता है पिता की मृत्यु के बाद उत्पन्न बच्चा। क्लियर, पास्थुमस। ठीक। अब जैसे किसी बच्चे के पिताजी मतलब बच्चा माँ के गर्भ में है और पिताजी की मृत्यु हो गई तो भी वो जन्म लेगा बाद में, तो उसको पास्थुमस चाइल्ड कहते हैं। क्लियर। अब देखिए इसमें दो होमोफोन्स भी दिया है, इसको भी देख लो। पहला है जुडिशियल। जुडिशियल माने क्या होता है, न्यायिक। न्यायिक मतलब न्याय से संबंधित। और दूसरा जुडिशियस माने क्या होता है, समझदार। जुडिशियस माने क्या होता है, समझदार। क्लियर। तो जैसे हम कहते हैं पानी को हमको जुडिशियसली यूज करना चाहिए, मतलब समझदारी से। तो इसके ऊपर आपको सेंटेंस बनाना पड़ेगा। क्लियर। जुडिशियस। क्लियर। तो माने न्यायिक। तो देयर वाज ए जुडिशियस आर्गुमेंट बिटवीन द टू पर्सन, दो व्यक्तियों के बीच में एक न्यायिक बहस हो गई। इस तरह सेंटेंस बना दो। जुडिशियस माने समझदार। क्लियर। वी शुड बी जुडिशियस। क्लियर। इन द यूज ऑफ वाटर, हमें पानी के प्रयोग में समझदार होना चाहिए। क्लियर। इस तरह से कोई भी सेंटेंस बना सकते हो, आपको किताब में मिल जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन आपका परीक्षा में देखिए 10 नंबर का आएगा। इसमें 3 पार्ट रहेंगे। पहला पार्ट ट्रांसलेशन रहेगा। तो फिलहाल आपको ट्रांसलेशन ही पढ़ाया जा रहा है तो ट्रांसलेशन ही करिए, बाकी ऑप्शनल है, चाहे जो कर सकते हो। तो ट्रांसलेशन कैसे करना है कि भालू एक जंगली जानवर है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। भालू का अंग्रेजी होता है बियर। कौन जंगली जानवर, पहले सब्जेक्ट लिखो द, हाँ बियर, BEAR। बियर मीन्स होता भालू। बियर इज ए वाइल्ड एनिमल। वाइल्ड माने होता है जंगली, WILD। बियर इज ए वाइल्ड एनिमल, भालू एक जंगली जानवर। अगला सेंटेंस है वह जंगल का राजा तो नहीं है, तो इसकी अंग्रेजी होगी, देखिए भालू के लिए आप वह नहीं लगाओगे क्योंकि आदमी के लिए लगता है। अगर पालतू जानवर है तो आप ही लगा सकते हो, लेकिन भालू को यहाँ तो जंगल की बात, जंगली जानवर की बात किया जा रहा है ना, तो इसलिए इट लगता है। कोई भी जानवर हो उसके लिए इट लगता है। अगर पालतू बताना हो तो पालतू है तब ही लगा सकते हो, नहीं तो नहीं लगा सकते। क्लियर। इट ही बेटर माना जाए, चाहे छोटा जानवर हो चाहे बड़ा जानवर हो, उससे नहीं मतलब। तो इट इज, वह कहें इट हो जाएगा प्रोनाउन। इट इज नॉट द किंग ऑफ द जंगल। इट इज नॉट द किंग ऑफ, जंगल को जंगल लिख दो या फॉरेस्ट लिख दो, फॉरेस्ट में जंगल होता है। इट इज नॉट द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, मतलब वह जंगल का राजा तो नहीं, राजा नहीं है, किंतु शेर की तरह खूंखार होता है। बट के बाद तुरंत इज कह दो या इट इज, दोनों चल जाएगा, क्योंकि बट और एंड के बाद तुरंत सब्जेक्ट बार बार लिखना जरूरी नहीं होते। किंतु शेर की तरह खूंखार होता है। बट इज एज ड्रेडफुल, बट इज एज ड्रेडफुल, DREADFUL। ड्रेडफुल माना होता है भयानक या खूंखार। क्लियर। बट इज लेकिन होता है एज माने उतना, उतना भयानक होता है, फिर एज लिखेगा, एज ड्रेडफुल एज, मतलब उतना भयानक जितना है, ऐसे भी कह सकते हो। ठीक है, हाँ। इज एज ड्रेडफुल एज ए लायन, एज ए लायन। क्लियर। लेकिन उतना खूंखार होता है जितना कि एक शेर, यानी शेर की तरह खूंखार होता है। या इसको ऐसे भी कहते हैं, बट इज ड्रेडफुल लाइक ए लायन, तब भी सही है। क्लियर। एज एज ना लगाना चाहो तो हटा दो, तब लास्ट में ड्रेडफुल बाद लाइक लगा दो, तब भी चलेगा। क्लियर। सेंस, क्योंकि ग्रामर क्या होता है, सेंस के हिसाब से किया जाता है, कि मतलब जैसे नहीं समझ पा रहे हो किसकी अंग्रेजी क्या लिखेगा, ये सोचो इसको और कैसे कर सकते हैं। क्लियर। से तो इसी तरह, इसलिए आपको इसको कहते हैं बट इज एज ड्रेडफुल एज लायन, लेकिन उतना ही खुखार होता है जितना कि लायन, या बट इज ड्रेडफुल लाइक ए लायन, लेकिन शेर कितना खुखार होता है। दोनों सही है, सेंस वही रहना चाहिए बस। अब देखिए, पेड़ों की घनी छाया में नदी किनारे रहना भालू को ज़्यादा पसंद है। क्लियर। तो पहले आपको लिखना पड़ेगा भालू को ज़्यादा पसंद है, क्या पसंद है, तब लिखना पड़ेगा पेड़ों की छाया में नदी के किनारे रहना। क्लियर। तो लिखो, सब्जेक्ट पहले लिखोगे द बियर,
ज़्यादा पसंद है कि मतलब उसको कहते हैं प्रीफर्स, प्रीफर माने अधिक पसंद करना, ज़्यादा पसंद करना। तो लिखो द बियर प्रीफर्स, भालू को ज़्यादा पसंद है। अब क्या पसंद है, तो अब यही पेड़ों की घनी छाया में नदी किनारे रहना। तो पहले लिखोगे टू लिव, रहना, इन्फिनिटिव है, पहले इन्फिनिटिव लिखोगे, उसके बाद उससे रिलेटेड शब्द लिखोगे। बट हाँ सॉरी, द बियर प्रीफर्स टू लिव अंडर द थिक शेड ऑफ ट्रीज। बियर प्रीफर्स टू लिव, रहना, कहाँ रहना, अंडर द, अंडर में होता है नीचे या छाया में, अंडर द थिक शेड ऑफ ट्रीज। थिक माने होता है घना, शेड माने होता है छाया, ऑफ ट्रीज माने पेड़ों की। तो पेड़ों की घनी छाया में मतलब क्या, पेड़ों की घनी छाया के नीचे। क्लियर, क्योंकि यहाँ कोई स्थान तो है नहीं, वहाँ अंदर स्थित है पहले से। तो यहाँ में मतलब यहाँ अंडर होगा, अंडर मीन्स में या नीचे। अंडर द थिक शेड ऑफ द ट्रीज माने होता है पेड़ों की घनी छाया में या पेड़ों की घनी छाया के नीचे, दोनों की चीज है। क्लियर। हाँ, नदी के किनारे, तो इसको भी अंग्रेजी लिखो, तो कामा करके लिखो, नियर द रिवर बैंक्स, नियर द रिवर बैंक्स। नदी के किनारे का मतलब नदी के किनारे के पास रहना। क्लियर, नियर द रिवर बैंक्स, RIV रिवर BANK। बैंक माने किनारा भी होता है, बैंक माने बैंक होता है जिसको अधिकोष कहते हैं हिंदी में, लेकिन यहाँ बैंक्स किनारे। अच्छा, अगला वाक्य है अपने रहने के लिए भालू जमीन में माद बनाता है। तो पहले लिखोगे भालू जमीन में माद बनाता है। लिखो द बियर मेक्स ए डेन, मेक्स ए DEN डेन, DEN डेन, डेन माने होता है माद। माद कहाँ किसे कहते हैं, जैसे उसके रहने का जो स्थान होता है उसको हम माद कहते हैं, गुफा या रहने का स्थान। क्लियर। तो द बियर मेक्स ए डेन इन द ग्राउंड, कहाँ बनाता है, जमीन में, तो इन द ग्राउंड हो जाएगा उसकी अंग्रेजी, इन द ग्राउंड। किस लिए बनाता है, टू लिव, रहने के लिए, इसकी भी अंग्रेजी टू लिव। तो हो जाएगा द बियर मेक्स ए डेन इन द ग्राउंड टू लिव, हो गया। अच्छा, पालने वाले को शासन से, सॉरी, भालू पालने के लिए पालने वाले को शासन से अनुमति लेना आवश्यक है, इसकी अंग्रेजी क्या होगी। अच्छा, एक वाक्य छोड़ दिए, सॉरी। माद बनाता के बाद यहाँ रहेगा शरीर पर बहुत सघन लंबे बाल होने के कारण उसे गर्मी लगती है। तो पहले लिखोगे ड्यू टू द डेंस लॉन्ग हेयर ऑन इट्स बॉडी, शरीर पर लंबे सघन बाल होने के कारण, पहले इसकी अंग्रेजी लिखोगे ड्यू टू, DUE ड्यू, TO टू, ड्यू टू माने होता है के कारण। क्लियर। ड्यू टू द डेंस, डेंस माने होता है घना, DENS, ड्यू टू द डेंस लॉन्ग हेयर, लॉन्ग हेयर ऑन इट्स बॉडी, शरीर पर मतलब उसके शरीर पर, ऑन इट्स बॉडी, कामा कर दो। हाँ, लंबे शरीर पर लंबे घने सघन लंबे घने, सघन लंबे बाल मतलब वही घना, बहुत सघन, जिसको डेंस, घना भी है बहुत सघन, उनका उसे बहुत गर्मी लगती है। लिखो ही, कामा करके लिखो बॉडी के बाद, ही नहीं लिखो, सॉरी इट लिख दो, क्योंकि ही तो पालतू के लिए लगता है। इट फील्स, पीछे भी इट ही लगाया तो इट ही लगाते रहो। इट फील्स वेरी वार्म, इट मतलब भालू, भालू के लिए प्रोनाउन इट लगेगा। इट फील्स वेरी वार्म, WARM, वार्म माने होता है गर्म या गर्मी। भाई बाल से उसको जो गर्मी रहेगी उसको वार्म करेगा। अच्छा, भालू पालने के लिए पालने वाले को शासन से अनुमति लेना आवश्यक है, इसकी अंग्रेजी लिखो फॉर कीपिंग ए बियर। देखिए, फॉर कीपिंग ए बियर एज ए पेट, एज ए पेट, PET, पेट माने पालतू। क्लियर। देखिए, बात बता रहे हैं, फॉर कीपिंग माने रखना, ए बियर भालू को, एज ए पेट, पेट मीन्स पालतू, भालू को एक पालतू के रूप में रखने के लिए, कहने मतलब भालू को पालने के लिए। बात एक ही हो ना, अगर पालतू के रूप में उसको अपने पास रख लिए तो जान लीजिए पाल रहे हो,
इस तरह से सेंस समझ के आपको ट्रांसलेशन करना कठिन। क्लियर? नहीं तो आप अगर पालना की अंग्रेजी आपको एक शब्द में लिखना चाहो तो रियर कह दो, REAR, फॉर रियरिंग, तब भी चल जाएगा। फॉर रियरिंग ए बियर, ये भी सही है, एक भालू को पालने के लिए, रियर भी पालना, ठीक ना, पालन पोषण करना, तो वो भी सही है। या फॉर कीपिंग ए बियर एज ए पेट, दोनों सही है। ठीक, इस तरह से आपको समझ के करना है ट्रांसलेशन। पालने वाले को शासन से अनुमति लेना आवश्यक है, तो इसकी अंग्रेजी लिखो, इट इज नेसेसरी फॉर द ओनर, इट इज नेसेसरी फॉर द, नेसेसरी मतलब आवश्यक है, फॉर द ओनर, जो मालिक रहेगा उसी को तो अनुमति लिया जाएगा ना। इट इज नेसेसरी फॉर द ओनर, OWNER, टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, सरकार से अनुमति लेना। क्लियर? इट इज नेसेसरी फॉर द ओनर, NECESSARY, नेसेसरी माने होता है आवश्यक। क्लियर? फॉर द ओनर, OWNER, ओनर, टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। क्लियर? GOVERN, मेंट जोड़ दो। क्लियर? अब देखिए क्या है कि मतलब जो उसका मालिक रहेगा सरकार से उसको अनुमति लेना आवश्यक है, कहने मतलब उसको सरकार से अनुमति लेना आवश्यक। पालने वाले को मतलब जो भालू को मालिक है उसको। क्लियर? इस तरह से सेंस समझ के करना आपको। द ओनर ऑफ द बियर, यानी भालू को मालिक, यानी भालू को पालने वाला। क्लियर? यह मांसाहार पर अधिक निर्भर करता है, लिखो, यह मतलब भालू, इट डिपेंड्स मोर, इट डिपेंड्स मोर, डिपेंड्स मान निर्भर करता, मोर ऑन द मीट, MEAT, ऑन द मीट, MEAT, फॉर इट्स लिविंग, फॉर इट्स लिविंग, LIVING, फुल स्टॉप हो गया। ठीक ना, मतलब मांसाहार पर अधिक निर्भर करता है, कहने मतलब ये अपने रहने के लिए मांस पर ज़्यादा डिपेंड करता है। क्लियर? इस तरह समझना है। मदारी इसे नचाता है। क्लियर? तो मदारी का मतलब क्या, जो इसका मालिक रहेगा वही तो इसे नचाएगा, उसी को मदारी कहते। तो वैसे जगलर माने होता मदारी, लेकिन यहाँ इसको मास्टर ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं। मास्टर माने मालिक, जो मतलब उसका मालिक रहेगा वही तो नचाएगा, इसलिए मास्टर भी लिख सकते हो, नहीं तो जगलर माने भी मदारी होता है, JUGGLER। तो द मास्टर मेक्स इट डांस, द मास्टर या द जगलर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मेक्स इट डांस, मेक्स इट डांस माने होता है नचाता है। जैसे डांस माने नाचना, लेकिन मेक के साथ डांस लगाते हैं तो हो जाता है नचाना। क्लियर? जैसे वह मुझे रुलाता है, किसकी अंग्रेजी, ही वीप्स मी नहीं होगा, ही मेक्स मी वीप। क्लियर? मेक के साथ वीप रहेगा तब रुलाना होगा, केवल वीप माने रोना। उसी तरह से यहाँ डांस माने नाचना होता है, लेकिन मेक डांस माने नचाना। क्लियर? कोई काम करता खुद नहीं करता है, दूसरे से करवाता है, तो वहाँ मेक का प्रयोग होता है एक्टिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में गेट का प्रयोग होता है, गेट गॉट गॉट, टेंस के अनुसार, जिसको कहते हैं काज डूबर। अच्छा, इसकी नाच छोटे बच्चों को बहुत आकर्षित करती है, तो चलिए लिखिए, स्मॉल चिल्ड्रेन, स्मॉल चिल्ड्रेन आर अट्रैक्टेड, छोटे बच्चे बहुत आकर्षित होते हैं, आर अट्रैक्टेड, एलाट, एलाट मतलब बहुत, उसके बाद ये लोटी, एलाट, अट्रैक्टेड, एलाट माने बहुत आकर्षित होती है। बाय इट्स डांस, बाय इट्स डांस, इसकी नाच के बाद। स्मॉल चिल्ड्रेन आर अट्रैक्टेड एलॉट बाय इट्स डांस, मतलब इसके डांस के द्वारा जो छोटे बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा आकर्षित कर दिए जाते हैं, मतलब उनको आकर्षित कर। ये वाक्य पैसिव वॉइस में, चाहे तो ये वाक्य एक्टिव में भी लिख सकते हो, तब लिखना पड़ेगा इस इट्स डांस अट्रैक्ट्स द स्मॉल चिल्ड्रेन, तब एलाट कह दो या वेरी मच। क्लियर? इट्स डांस अट्रैक्ट्स स्मॉल चिल्ड्रेन एलाट, ये भी सही है, या स्मॉल चिल्ड्रेन आर अट्रैक्टेड बाय इट्स डांस। क्लियर? अट्रैक्टेड बाय दोनों सही है। इस तरह से आपको समझ के करना है, क्योंकि भाई किसी के द्वारा ही आकर्षित हो, इसलिए पैसिव वॉइस में भी लिख सकते हो, एक्टिव में भी लिख सकते हो, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं। इसकी नाक और मुख से निकलने वाली आवाज़ बड़ी डरावनी होती है। क्लियर? तो लिखो, इसकी नाक और मुख से निकलने वाली आवाज़ बड़ी डरावनी होती है।
तो द साउंड, आवाज़ की अंग्रेजी लिखो भैया, वॉइस लिख लो, VOIC, वॉइस माने भी सही होता है। क्लियर? नाक और मुंह से निकलने वाली आवाज़, तो वॉइस माने आवाज़, साउंड माने आवाज़। VOICE, वॉइस। द वॉइस कमिंग फ्रॉम इट्स नोज एंड माउथ, कमिंग फ्रॉम इट्स नोज एंड माउथ। वैसे किसी के मुंह से आवाज़ निकल रही है तो उसके लिए वॉइस ही कहना अच्छा माना जाता है। जैसे कहते हैं तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, योर वॉइस इज वेरी स्वीट। क्लियर? और साउंड मतलब किसी यंत्र से, जैसे ठीक है डीजे से, वॉइस से, किसी यंत्र से, क्लियर, उसको साउंड कहना अच्छा माना जाता है। क्लियर? यंत्र से है तो साउंड, मुंह से निकल रही है तो वॉइस। तो द वॉइस कमिंग फ्रॉम इट्स नोज एंड माउथ इज वेरी फ्राइटफुल। डरावनी कहने की फ्राइटफुल होता है, FRIGSTFUL, इज वेरी फ्राइटफुल। क्लियर हो गया? तो ये था आपका ट्रांसलेशन। आइए देखते हैं अनसीन पैसेज इसका, क्योंकि 11 नंबर का क्वेश्चन ट्रांसलेशन आपको बताया गया। 12 वाले क्वेश्चन में आपको देखने देम ऑफ योर लाइफ, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड है। तो इसकी वीडियो भी हम अपलोड किए हैं, आप देख सकते हो चैनल पे। और उसके बाद जो है प्लीजर ऑफ रीडिंग बुक, किताब पढ़ने का आनंद जो है, इसको भी आप देख सकते हो। ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड है, बाकी सब क्वेश्चन परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें एम ऑफ योर लाइफ है। बाकी पॉल्यूशन है, पॉपुलेशन है, और ट्रैफिक रूल्स है, और ठीक है इन्वायरमेंट है, ये यही सब टॉपिक इस बार आएंगे, 5 टॉपिक। क्लियर? तो जिसके ऊपर वीडियो बनी है चैनल पे देख सकते हो। अब देखते हैं इसमें आंसर पैसेज जो है, स्पीच इज ए ग्रेट ब्लेसिंग बट इट कैन आल्सो बी ए ग्रेट कर्स। ये अगर आपके पास एक्सीलेंट होगा तो एक्सीलेंट में पहला एक्सरसाइज है, सॉल्व किया गया, हल भी किया गया। क्लियर? वहाँ से भी देख सकते हो। फिलहाल उसमें जो दिया गया है वाला क्वेश्चन की समरी नहीं पूछा जाएगा इस वर्ष, केवल आपको 2 क्वेश्चन छांटने के लिए दे जाएंगे, एक अंडरलाइन पोर्शन की व्याख्या करने के लिए, या इटैलिसाइज्ड पोर्शन की, उसके बाद एक टाइटल लिखने के लिए आएगा। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या करा है, हम इसको डायरेक्टली बता दे रहे हैं, आप पढ़ के इसको समझ सकते हो। ठीक है, नहीं तो क्योंकि आंसर ही बता दें। हाउ कैन स्पीच बी ए ग्रेट ब्लेसिंग, स्पीच कैसे एक महान वरदान हो सकता है। तो आपको करना क्या है, पहले लिख देना है स्पीच, क्लियर, उसके बाद कैन बी ए ग्रेट ब्लेसिंग। क्लियर? स्पीच एक महान वरदान हो सकता है। कैसे हो सकता है, अब देखो निशान किताब में लगा लो। देखिए यहाँ दूसरा वाक्य लिखना है, इट हेल्प्स अस टू मेक आवर इंटेंशंस एंड डिजायर्स नोन टू फेलोज। क्लियर? इफ वी यूज इट केयरलेसली। ठीक, यही इतना इसका आंसर है। ठीक, स्पीच कैन बी ग्रेट ब्लेसिंग इफ वी यूज इट केयरफुली कहना है, यदि हम इसका सावधानी पूर्वक क्या करें, प्रयोग करें। ठीक, तो बेटर आंसर आप या इट हेल्प्स लिख दो, या सही बेटर यही पड़ेगा। सबसे पहले आप स्पीच कैन को आप बाद में लिखें, स्पीच कैन बी ग्रेट ब्लेसिंग, इतना प्रश्न से लिख दो। उसके बाद यहाँ से इफ से जोड़ दो। महान वरदान हो सकता है, कब हो सकता है, इफ़ वी यूज इट केयरफुल्ली, यदि हम इसका केयरफुल्ली माने तो सावधानी, यदि हम सावधानी से इसका प्रयोग करेंगे तो ये हमारे लिए क्या हो सकता है, वरदान हो सकता है। बहुत अच्छा होगा ना। अब उसके बाद एक सेंटेंस में और बढ़ा दो। इसके बाद इट हेल्प्स अस, इसके पहले जो दिया गया है, इट हेल्प्स अस टू मेक आवर इंटेंशंस एंड डिजायर्स नोन टू फेलोज। क्लियर? यह हमारे इरादों को, ठीक है, और इच्छाओं को दूसरे व्यक्तियों से क्या करती है, परिचित कराती है। क्लियर? परिचित कराने में सहायता करती है। ठीक, अब यह ऐसा आपको सिंपल मतलब आंसर हो गया। ठीक, लिख ले जाओगे, इफ स्पीच कैन बी ग्रेट ब्लेसिंग, उसके बाद कुछ नहीं करना है, इफ से जोड़ दो केयरफुल्ली तक, फिर उसके बाद एक वाक्य पहले वाला लिख दो, इट हेल्प्स अस से लेकर फेलोज तक। या फिर एक दूसरा तरीका बताने हैं, आप ज़्यादा अगर बड़ा लिखना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हैं, स्पीच कैन बी ए ग्रेट ब्लेसिंग, उसके बाद आपको बिकॉज करना पड़ेगा, बिकॉज या एज। उसके बाद इट हेल्प्स से लेके लिखना है आपको फेलोज तक, लिखते चले जाओ। उसके बाद इट कैन आल्सो काट दो। उसके बाद इफ़ वी यूज इट केयरफुल्ली, ठीक है, मेक आवर, ठीक है, उसके बाद केयरफुल्ली बाद इट लगा दो, इट मेक आवर एटीट्यूड कम्प्लीटली मिस अंडर स्टूड ना करके, क्लियर, खाली मिस काट दो, अंडर स्टूड कर दो ये। ठीक है, तो यह मतलब यदि हम इसका सावधानी पूर्वक प्रयोग करते हैं तो यह जो है हमारे दृष्टिकोण को दूसरों से समझने के लिए बनाता है। ठीक, मिसअंडरस्टूड, क्योंकि इसमें देखिए इज ए ग्रेट ब्लेसिंग आर कर्स,
दोनों बताया गया है। तो आपको वरदान के रूप में बताना है, तो वरदान के रूप में यही बताना है कि हाँ वरदान होता है, क्योंकि कारण क्या है, इट हेल्प्स अस टू मेक आवर इंटेंशंस एंड डिजायर्स नोन टू फेलोज, ये बताना है। यह हमारे इरादों और इच्छाओं को दूसरों से जानकारी के लिए करने में सहायता करता है। उसके बाद ठीक है, इफ़ वी यूज इट केयरफुल्ली, ये केवल इतना बता देना, यदि हम सावधानीपूर्वक प्रयोग करें तो इट मेक आवर एटीट्यूड कम्प्लीटली, मिस हटा के अंडरस्टूड कर दो, तो यह हमारे दृष्टिकोण को जो है पूरी तरह से समझने के योग्य बना देता है। तो इस तरह से वरदान है। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हाउ कैन इट बी ए ग्रेट कर्स, यह कैसे महान कर्स माने अभिशाप हो सकता है। तो अभिशाप में यही बता दो कि स्पीच कैन बी ए ग्रेट कर्स, इतना प्रश्न से बता दो, ग्रेट कर्स बता दो पहले। उसके बाद इफ भी, देखिए अब यहाँ कर्स कैसे हो सकता है, कर्स आपको यहीं से फिर लिखना है। इफ वी ग्रेट कर्स, इफ वी यूज इट केयरफुल्ली जगह केयरलेसली कर दो। केयरफुल्ली माना होता है सावधानी पूर्वक, इसी को उल्टा कर दो केयरलेसली, यदि हम इसका लापरवाही से क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। क्लियर। उसके बाद मेक भी है तो उसको भी वहीं से फिर लिखना है, तो इट लगा देना सब्जेक्ट, इट मेक आवर एटीट्यूड कम्प्लीटली मिस अंडरस्टूड। क्लियर। यदि हम इसका कैसे अभिशाप हो सकता है, अभिशाप मतलब नुकसान कर सकता है कैसे भाषण, तो आगे यदि हम जो है इसका केयरफुली ना करें, केयरलेसली लापरवाही से प्रयोग करेंगे, तो यह जो है हमारे दृष्टिकोण को पूरी तरह से मिसअंडरस्टूड माने ना समझी के लिए बना देता है। मतलब कोई लोग हमारा दृष्टिकोण समझ नहीं पाएंगे ना, अच्छे ढंग से भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे तो जान नहीं पाएंगे। तो इस तरह से यहाँ तक आपको लिखना है, सिंपल आंसर इसका होगा। और उसके बाद देखिए थोड़ा सा इसमें और भी आप बता सकते हो कि केयरलेसली तो यूज ही करोगे, अनयूजुअल वर्ड का भी प्रयोग करोगे, या तो ऐसा शब्द जिसका एम्बिगुअस मतलब द्व्यर्थी है करेगा। अंडरस्टूड, अब उसके बाद ये थोड़ा सा देखिए यहाँ स्लिप ऑफ टंग आर द यूज ऑफ, इसको भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, यूज ऑफ एन अनयूजुअल वर्ड आर एन एम्बिगुअस वर्ड। क्लियर। एंड सो मेनी क्रिएट एन एनिमी। क्लियर। और बहुत से ऐसे भी शब्द हैं जो दुश्मन तैयार कर देते हैं। व्हेन वी हैड होप टू विन ए फ्रेंड, जब हम दोस्त पाने की उम्मीद किए रहते हैं, तो अगर हम लापरवाही से प्रयोग कर देते हैं किसी स्पीच का, तो वहाँ दुश्मन भी हो सकते हैं। क्लियर। तो इस तरह से आपको करना क्या है कि स्पीच कैन बी ग्रेट कर्स हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से लिखना है इफ़ से लेके केयरफुल्ली जगह केयरलेसली करके बदल के लिखना है। इसके बाद फिर इट लगा देना, क्योंकि यहाँ इट का एन आल्सो में इट काट रही हो, तो इट मेक और से लेके लिखते चले जाओ। पूरा आप लिख सकते हो, ठीक है, एम्बिगुअस वर्ड तक ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना चाहो तो, नहीं तो आप फ्रेंड तक भी लिख सकते हो, नहीं तो आपको अपने हिसाब से हम दूसरा अपने भाषा में भी इसको लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो बता दे रहे हैं। स्पीच कैन बी ए ग्रेट कर्स बता दो, इफ़ वी यूज इट केयरलेसली, इतना लिखने के बाद इफ़ वी से समथिंग बाई एक्सीडेंट, यदि हम कोई चीज़, मतलब हिंदी में सोच लो जो बताया जा रहा है ये, यदि हम कोई चीज़ एक्सीडेंटली कर देते हैं, एक्सीडेंट बाई एक्सीडेंट मानो तो अचानक कर देते हैं, या सडनली कर दो, इफ़ वी से समथिंग बाई एक्सीडेंट या आर सडनली, कुछ भी कह सकते हो। इफ वी से समथिंग सडनली आर यूज एन अनयूजुअल वर्ड, अथवा हम कोई असामान्य वर्ड यूज कर देते हैं। आर ए वर्ड विच हैज़ ए डबल मीनिंग, अथवा किसी ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं जिसका डबल मीनिंग होता है, एम्बिगुअस मतलब डबल मीनिंग होता है। तो इट कैन क्रिएट एन एनिमी वेयर वी हैड होप टू विन ए फ्रेंड, तो या जहाँ पर हमें दोस्त पाने की उम्मीद किए रहते हैं, वहाँ भी दुश्मन खड़ा कर देते हैं। बात समझ गए ना। वही चीज़ अपने भाषा में थोड़ा चेंज करके भी लिख सकते हो, नहीं तो ना कर पाओ तो आप बिल्कुल सेम टू सेम लिख दो, कैन बी ए ग्रेट कर्स इफ़ वी सेलेक्ट केयरफुल्ली जगह केयरलेसली, फिर उसके बाद इट लगा देना है मेक के पहले, पूरा लिखते चले जाओ फिर एंड तक आंसर दे ले जाओगे। इस तरह से देना है, 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक। अब उसके बाद अंडरलाइन पोर्शन की व्याख्या करने के लिए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गिव द एक्सप्लेन पोर्शन, एक्सप्लेन अंडरलाइन पोर्शन की व्याख्या करो। तो चलिए देखते कौन कौन से शब्द अंडरलाइन है। तो देखिए आपके पेपर में जो आया है स्लिप ऑफ टंग आर द यूज ऑफ एन अनयूजुअल वर्ड्स एम्बिगुअस वर्ड, यहाँ तक आया है। इसका पहला करने के लिए व्याख्या, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये स्लिप ऑफ डैश डैश करके वर्ड तक लिख दो। क्लियर। उसके बाद मीन्स ऐसे कर दो, या डायरेक्ट लिखा सकते हो इट मीन्स। क्लियर। पहले हिंट इतना डाल दो, उसके बाद लिख दो इट मीन्स,
या उतना लिखने के बाद लिख दो मीन्स, ठीक। तो हाँ, तो बता दो कि इट मीन्स समथिंग दैट यू से बाय एक्सीडेंट। कह रहे हैं कि इसका पहले मतलब जानो। स्लिप ऑफ टंग माने क्या होता है? ए स्लिप है, SLIP, स्लिप ऑफ टंग, TONGUE। स्लिप ऑफ टंग माने होता है जबान की फिसलन, भाषा का फिसलन। इसे बोल रहे हैं, गलत शब्द निकल गए, क्लियर, आसपास शब्द निकल जाए, वही तो स्लिप ऑफ टंग कहेंगे, जबान की फिसलन। आर द यूज ऑफ अनयूजुअल वर्ड, अथवा असामान्य वर्ड निकल गए। अन एम्बिगुअस वर्ड, एम्बिगुअस माने द्विअर्थी शब्द। कभी कभी कुछ आदमी ऐसा वर्ड बोल देते तो उसका 2 मीनिंग निकल जाता है, तो अगला आदमी दूसरा कुछ भी समझ लेता है, क्लियर। तो इस तरह से जैसे सोल मीन्स आत्मा बोले तो सोल मीन्स जूते का सोल भी समझ लिए, क्लियर, ठीक। शेक्सपियर का एक नाटक था, उसमें एक पात्र था, उसने कहा आई एम मेंडर ऑफ सोल, मैं जूता बनाने वाला था, जूते की सोल बनाता था। तो लोग समझ लिए कि SOL आत्मा को बनाने वाला है, उसको मार भी दिए थे, कहे कि तुम आत्मा को बनाओगे, क्लियर। तो इस तरह से एम्बिगुअस वर्ड ये हो गया, क्लियर। सुनने में दूसरा अर्थ लगा लिए, सोल दोनों पढ़ा जाता है, लेकिन SOL जूते का तलवा, उसके बाद जो है जूते की सोल, लेकिन SOL माने, क्लियर। होमोफोन्स में भी ऐसे ही वर्ड आते हैं। चलिए देखते हैं। और पैरन होमोनिम्स भी एक शब्द है, उसमें भी वही अर्थ होता है, जैसे बियर मिस जन्म देना, बियर मिस सहन करना, क्लियर। तो कभी कभी 2 अर्थ भी है, लाइमिस रहना, निहित होना, लाइमिस झूठ बोलना, ये सब एम्बिगुअस वर्ड, क्लियर। तो चलिए देखते हैं आगे। तो कभी कभी लोग नहीं समझ पाते हैं, तो इसमें आपको करना क्या है, पहले लिख देना है इट ए स्लिप ऑफ टंग 10 वर्ड तक लिख देना है। उसके बाद इट मीन्स बता दो दैट यू से समथिंग एक्सीडेंट, कि जवान की फिसलन अथवा असामान्य वर्ड जो द्विअर्थी हो, कहने का मतलब एक ऐसा शब्द जो आप अचानक कहते हो, क्लियर। इट मीन्स कह दो कि समथिंग दैट यू से बाय एक्सीडेंट, यू भी कह सकते हो, वी भी कह सकते हो, ठीक है ना, या एनीवन कैन से बाय एक्सीडेंट भी कह सकते हो, सडनली भी कह सकते हो। व्हेन यू इंटेंडेड टू से समथिंग आर द यूज ऑफ एन अनफेमिलियर वर्ड। व्हेन यू इंटेंडेड टू से, जब आप कुछ कहने का इरादा किए रहते हो, समथिंग एल्स, कुछ और, आर द यूज ऑफ एन अनफेमिलियर वर्ड, अथवा अपरिचित शब्द को, अनफेमिलियर जो परिचित ना हो। वर्ड आर ए वर्ड विच हैज़ ए डबल मीनिंग, अथवा एक ऐसा शब्द जिसका कोई डबल मीनिंग। तो इस तरह से इसकी व्याख्या क्या है फिर से बता दे रहे हैं। स्लिप ऑफ टंग का पहले मतलब बताओ, कि मतलब कि बताओ कि इट मीन्स समथिंग यू से बाय एक्सीडेंट, मतलब अकस्मात, व्हेन, ठीक है। उसके बाद देखिए आर अनयूजुअल वर्ड, अनयूजुअल मतलब कि उसको भी इसमें मिलाने, आर, हाँ, बाय एक्सीडेंट। व्हेन अनफेमिलियर वर्ड, फिर आर एम्बिगुअस वर्ड, इसका मतलब क्या, अनयूजुअल वर्ड, आर एम्बिगुअस वर्ड, इसका पूरे का मतलब होगा व्हेन यू इंटेंडेड टू से समथिंग और द यूज ऑफ एन अनफेमिलियर वर्ड, आर ए वर्ड विच हैज़ डबल मीनिंग। कहने का मतलब जब आप कोई ऐसी चीज़ अकस्मात कर देते हैं, हिंदी में समझ लो, उसके बाद व्याख्या कर दो। मतलब कि जबान की फिसलन अथवा असामान्य वर्ड या द्विअर्थी शब्द, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब आप कोई चीज़ अकस्मात कह देते हैं अथवा कोई असामान्य शब्द कह देते हैं, एक ऐसा शब्द कह देते हैं जिसका डबल मीनिंग निकलता है, क्लियर। चलिए, आई होप समझ गए होंगे। इस तरह से आपको बना के लिखना है, इसका व्याख्या करना है। अगला इसमें अंडरलाइन पोर्शन क्या है उसको भी देख लेते हैं। देखिए अगला जो शब्द है कि स्पीच इज नॉट ए टू यूज लाइटली विदाउट थॉट इट, ये मतलब आपका है। इसका क्या होगा, देखो इसका आप बता दे रहे हैं कि इतना लिखने के बाद लिखना है, इट मीन्स दैट वी शुड यूज आवर स्पीच केयरफुल्ली एंड नॉट अनथिंकिंगली, मतलब हमें भाषा को केयरफुल्ली यूज करना चाहिए और बिना सोचे नहीं, क्योंकि कह रहे हैं स्पीच इज नॉट टू यूज इट लाइटली, स्पीच ऐसी चीज़ नहीं जिसको हम हल्के में प्रयोग करें विदाउट थॉट, बिना इसे सोचे। तो इसका मीनिंग हो जाएगा इंग्लिश में, इट मीन्स दैट वी शुड यूज आवर स्पीच केयरफुल्ली एंड नॉट अनथिंकिंगली, क्लियर, या विदाउट थिंकिंग भी कर सकते हो। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, गिव ए सुटेबल टाइटल। सुटेबल टाइटल बताओ। उपयुक्त शीर्षक, तो उपयुक्त शीर्षक जब इसको पढ़ोगे शुरुआत में ही लगभग हिंट मिल जाता है। स्पीच इज ए ग्रेट ब्लेसिंग बट इट कैन आल्सो बी ए ग्रेट कर्स। स्पीच क्या है, ब्लेसिंग भी है कर्स भी है, तो उसी को टाइटल बना दो। तो टाइटल लिख देना, द सुटेबल टाइटल इज स्पीच डैश करके ए ब्लेसिंग एंड ए कर्स, या कामा करके ए ब्लेसिंग एंड ए कर्स, या एज कर सकते, स्पीक एज ए ब्लेसिंग एंड ए कर्स, भाषा एक वरदान और अभिशाप के रूप में, ये इसका टाइटल हो गया, क्लियर। चलिए फिर आज इतना ही, आप आज अगले दिन आपको अगला
सेट हल कराया जाएगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।